हम सब लोगों ने मिलकर फरीहा को हर कहीं ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगले दिन मैं ऑफिस में बैठा इसी फिक्र में था कि न जाने ये क्या हो गया। मालूम नहीं मेरी फरीहा कहाँ किस हालत में होगी। खुदावंद मेरी मदद कर। अचानक से मेरा फ़ोन बज गया। मैंने देखा कोई अननोन नंबर था। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। क्या हमारी बात मिस्टर रेहान साहब से हो रही है? जी, मैं रेहान बोल रहा हूँ। सर, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपकी वाइफ हमें कल रात को सड़क पर बेहोश पड़ी हुई मिली थी। हमने उसे पुलिस स्टेशन लाकर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया है। उनको अभी तक होश नहीं आया है। उनके पुरुष से आपका कार्ड मिला था। आप जल्दी से इमिरेटस स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। मैंने राहत की सांस ली और खुदा का शुक्र अदा किया और जल्दी से गाड़ी लेकर इमिरेटस स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। फरीहा अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर आए और कहने लगे कि शी इज़ ऑल राइट, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ मेरी बीवी को ठीक कर लीजिए, मैं आपको मुँह मांगी रकम दूंगा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखिए, मैंने आपकी वाइफ की पूरी चेकिंग कर ली है। ये रहे उनकी रिपोर्ट्स। उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। इज़ देयर सम काइंड ऑफ फैमिली डिस्प्यूट? मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। बस पिछले 1-2 हफ्ते से मुझे इनकी हरकतें समझ नहीं आ रही। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि आपको इन्हें बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री माहौल में रखना चाहिए और इन्हें कुछ दिन आराम से और खुशी से रखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी से फरीहा को घर ले आया और अपनी कनीज़ को कहा कि जब तक मैडम को होश न आए उनके पास रहना और जैसे ही इन्हें होश आ जाए मुझे कॉल कर लेना। मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है, जल्द वापस आऊँगा। ऑफिस पहुंचते ही मैंने अपने सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉई और करीबी दोस्त हमजा से कहा कि आप प्लीज़ कुछ दिनों के लिए ऑफिस का काम संभालो। लगता है कि मुझे फरीहा के साथ कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। जो भी इम्पोर्टेंट सिग्नेचर्स होंगे वो कुछ दिन के लिए पेंडिंग रहने देना। वो मेरी प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ गया और राज़ी हो गया। मैं जल्दी से घर वापस आया और अपनी कनीज़ को आवाज़ देकर पूछा कि फरीहा कैसी है। वो बोली, सर वो अभी तक उसी हालत में है, उसने आंखें नहीं खोली तब से। मैंने उसे कहा कि तुम खाना तैयार कर लो, मैं जाके देखता हूँ। मैंने फरीहा का सिर उठाकर अपने जानों में रख लिया और माजी में साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हात मेरे जहन में घूमने लगे। अचानक फरीहा ने बड़ी बारीकी से होंठ हिलाकर मेरा नाम ले लिया। मैंने उसके माथे पर बोसा देकर कहा कि मैं यही हूँ मेरी जान। उसने फिर एक बार मेरा नाम ले लिया, रेहान, और धीरे से अपनी आंखें खोल दी और बड़ी मासूमियत के साथ मुझे देखने लगी। मैंने उसका माथा फिर से चूमकर कहा, क्या आप ठीक हैं? और जल्दी से कनीज़ को आवाज़ देकर फरीहा को खाना खिलाने लगा। मैंने बड़ी दबी आवाज़ में उसे पूछा कि मेरी जान, आपके दिल में क्या है? क्या कोई माजी का राज है जो तुम्हें परेशान किए जा रहा है, या फिर कोई और चीज़ है जो तुम्हारे दिल में है? मुझे खुदारा बताओ, जो भी बात है मुझे बताओ प्लीज़। लेकिन वो चुप रही, मेरे किसी सवाल का जवाब न दिया। मैं फरीहा को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। मैंने 2-3 दिन उसका खूब ख्याल रखा और महसूस किया कि शायद उनके रवैये में सुधार आ रहा है, और दुआ कर रहा था कि फिर वो हंसे और खिलखिलाए और पहले की तरह खुशियाँ और प्यार हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मैंने उसे शाम होते ही शहर की सैर कराई और उनके लिए खूब सारी शॉपिंग की, लेकिन हंसी उनके होंठों पर वापस ना ला सका। 1 हफ्ता गुजर गया। सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगा। एक रात करीब 12 बजे जब मेरी आंख खुली तो फरीहा को बिस्तर पर ना देखकर मैं जल्दी से उठकर उसे ढूंढने लगा। मैंने घर का हर कमरा खोलकर देखा, फिर गार्डन में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने अपनी कनीज़ को आवाज़ दी, वो दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। मैंने पूछा कि फरीहा कहाँ है? उसने कहा, सर मैं तो अपने रूम में सो रही थी, मैंने मैडम को कहीं नहीं देखा। गरज हम दोनों ने उसे चारों तरफ ढूंढा,
لیکن کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں لگی۔ ہم دونوں تھکے ہارے جب گھر واپس پہنچے تو میں نے اپنے سارے دوستوں اور فریحہ کی ماں کو کال لگائی، لیکن کسی کو بھی فریحہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ میں پریشان ہو کر سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ میرا فون بج گیا۔ ایک ان نون نمبر تھا۔ میں نے کال اٹھائی تو فریحہ تھی۔ میں نے تھوڑی راحت کی سانس لے کر کہا کہ فریحہ کہاں ہو تم؟ میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آر یو میڈ؟ وہ بولی ریحان میں تم سے ابھی ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ملنا چاہتی ہوں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی اسی وقت گھر پہنچ جاؤ۔ میں اس گھر میں اب کبھی نہیں آ سکتی، اور وہ سب دیکھنے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے ہلکی سی غصے والی آواز میں کہا اور بولی کہ میں کریک ریور کے ساحل پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور فون رکھ دیا۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے سب سے قریبی اور بھروسہ مند دوست فرحان کو کال لگائی اور بولا کہ ابھی ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ وہ بولا سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا وہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی کوئی سوال نہیں۔ اور فرحان کو پک کر کے ہم دونوں کریک ریور کے ساحل پر پہنچ گئے۔ چاند خوب چمک رہا تھا اور فریحہ نے اپنے سارے بال کھول کر رکھے ہوئے تھے۔ میں اس کی طرف بڑھا اور کہا کہ فریحہ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چلو میرے ساتھ گھر چلو، اور ہاتھ اس کی طرف بڑھانے لگا۔ اس نے مجھے روکا اور کہا کہ مجھے اب اس گھر میں آنے کی کیا ضرورت، اب تو وہی تمہارے دل میں ہے، مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو نا تم۔ یہ سن کر میں اور میرا دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت کرنے لگے۔ میں نے پھر فریحہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میرا یہ پوچھنا مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ فریحہ نے ایک بڑا خنجر نکال دیا اور کہا اللہ حافظ ریحان۔ میں گھبرایا اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اس تک پہنچتا اس نے وہ تیز دھار والا خنجر اپنی گردن میں گھسا دیا، اور خون ایسے بہنے لگا جیسے بڑے نل سے پانی نکل رہا ہو۔ میرے منہ سے زور سے چیخیں نکلنے لگی۔ میں نے چیختے چلاتے ہوئے خنجر اس کے گردن سے نکال دیا اور فریحہ کا سارا خون نکل کر میرے کپڑوں پر گر پڑا۔ میں چیختا چلاتا رہ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ فریحہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن افسوس وہ مر چکی تھی۔ فرحان نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے آپ کو کیسے سمجھا سکتا تھا؟ میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا، جیسے ساری دنیا میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ ہم دونوں وہاں کئی گھنٹے زارو قطار روتے رہے، اور آخر میرے دوست نے کہا کہ ریحان آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ مجھے فریحہ کی موت کا غم ہے، لیکن اگر اس حالت میں ہمیں کسی نے دیکھ لیا اور پولیس کو خبر ہوئی تو ہم جیل پہنچ جائیں گے اور کوئی ہمارا یقین نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال کر اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم فریحہ کی لاش کو لے کر آپ کے فارم ہاؤس کے صحنے میں دعا پڑھ کر دفن کر لیتے ہیں۔ میں نے بنا کچھ پوچھے ہاں کر لی، کیونکہ شاید اور کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ ہم دبئی کے سخت قانون سے بہت پہلے سے واقف تھے۔ غرض ہم دونوں نے فریحہ کی لاش کو جنازہ اور درود و سلام کے ساتھ میرے فارم ہاؤس کے صحنے میں دفن کر لیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر گھر پہنچے۔ میں نے اپنے روم کا دروازہ بند کر کے لائٹس بند کر لی اور آنسو میری آنکھوں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں فریحہ کو کسی بھی حالت میں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن تقدیر کے سامنے میرا بس نہ چل سکا۔ دل غم سے بھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے خنجر مار مار کے دل کے 1000 ٹکڑے کر لیے ہو، اور اسی حالت میں رات کہاں سے نکل گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ صبح ہوتے ہی میں گھر سے نکل کر پولیس اسٹیشن پہنچا اور فریحہ کی مسنگ کمپلینٹ درج کرا دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے ساتھ عجیب حرکتیں ہونے لگی۔ مجھے راتوں کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے آس پاس ہے۔ میرے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئی۔ میں کچن میں جاتا تو کھانا بنا کر
डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ होता, मेरे कपड़ों में प्रेस की हुई होती। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मैं घर में अकेले था। वो हादसा होने के बाद मैंने अपने कनीज को छुट्टी पर भेज दिया था और धीरे धीरे ये अजीब चीजें डर में बदल गई। मुझे कभी अंधेरे में लगता जैसे कोई औरत मेरे कमरे के दरवाजे पे खड़ी है। मैं लाइट्स ऑन कर लेता लेकिन कुछ न पाता। कभी वॉशरूम जाता तो आईने में किसी डरावनी औरत की शक्ल नजर आती। ये सब देखकर मेरे अंदर डर बढ़ने लगा। मुझे हर डरावने साए में फरीहा का अक्स नजर आ रहा था। कुछ दिन बाद मैं अपना घर छोड़कर अपने दोस्त फरहान के पास पहुंचा और अपनी सारी डर की कैफियत उसको सुना दी। फरहान ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप फरीहा से बहुत मोहब्बत करते थे और इसीलिए उनका एहसास आपके आसपास किसी साए की तरह दिख रहा है। ये आपका वहम है और कुछ नहीं। खैर, अभी इस बारे में नहीं बल्कि पुलिस के बारे में सोचो। कल मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। आपके और फरीहा के रिलेशन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैंने उनको तो संभाल लिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो आप पर नज़र रखे हुए हैं। मैं ये सब सुनकर चौंक गया और जल्दी से घर पहुंचा। रात को मैंने अजीब हरकतें महसूस की। कभी रूम से विस्परिंग जैसी आवाज़ें आती, कभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ें आती, कभी मुझे एहसास होता कि कोई मेरे आसपास है। मैंने डर की वजह से अपने सर पर चादर ओढ़ ली और सोने की कोशिश की। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस घर में अकेला नहीं हूँ। मेरे डर की शिद्दत में तब इजाफा हुआ जब रात को मेरी आंख खुली तो मैंने एक डरावनी औरत को अपने बेड पर देखा, जो काला लिबास ओढ़ी थी और सिर के बाल खोलकर पूरे जिस्म और चेहरे को अपने बालों से छुपा रखा था। ये देखकर मेरी जोर से चीख निकल गई और मैंने दौड़कर रूम की लाइट्स ऑन कर ली, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। मैंने किसी तरह रात गुजार ली और सुबह होते ही फरहान के पास पहुंचा। वो मेरा सबसे करीबी और भरोसामंद दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे के हमराज थे और एक दूसरे के लिए जान पर खेलने से कभी दरेग नहीं कर सकते थे। मैंने फरहान से कहा कि दोस्त, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फरीहा वापस आ चुकी है। मैंने उसको रात का सारा मंजर सुनाया। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, रेहान साहब, ये आप बोल रहे हैं? आप तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। मैंने कहा, फरहान, जो भी हो मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, आपको लगता है कि फरीहा वापस आ चुकी है और कोई तुम्हारे घर में मौजूद है। कोई बात नहीं, चलो आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रात गुजारता हूँ, देखेंगे कि कौन है तुम्हारे घर में। हमने घर पहुँचते ही थोड़ा मुआयना किया और सिगरेट जलाकर बातों में मसरूफ हो गए। फरहान ने कहा, रेहान साहब, ये बस आपका वहम है। असल में इंसान जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है वो अपने आसपास उसी चीज़ को महसूस करता है। मैं फरहान की बात का ना चाहते हुए भी यकीन करने लगा। शायद मैं मुत्तफिक था कि फरीहा की मौत ने सचमुच मेरे दिलो दिमाग पर घर कर लिया है। शायद ये सब मेरा वहम ही हो। खैर, हमने खाना पीना होने के बाद अपने ऊपर चादरें ओढ़ ली और बातों बातों में मेरे बेडरूम में दोनों नींद की आगोश में चले गए। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक मैंने फरहान की चीख सुन ली। मैंने आंखें खोलकर बेड पर देखा, लेकिन फरहान गायब था। मैंने जल्दी से रूम की लाइट्स ऑन कर ली और फरहान को आवाजें देने लगा। उसकी चीखें बरकरार किचन की तरफ से आ रही थी। मैं दौड़कर किचन की तरफ चला और किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने किचन की लाइट्स ऑन कर ली और क्या देखता हूँ कि फरहान हवा में लटका हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। ये मंजर देखकर मेरी चीखें निकलना शुरू हो गई। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाता कि किसी अनजान ताकत ने फरहान को जोर से किचन में कांच से बनी हुई अलमारी की तरफ फेंक दिया और अलमारी के सारे कांच टूट गए, जिनमें से कांच के कुछ छोटे से टुकड़े उसके जिस्म में चिपक गए। खून निकल रहा था। मैंने जल्दी से पानी उठाकर उसे पानी पिलाया और उसको कंधा देकर जल्दी से अपनी कार में बिठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर्स ने उसे जल्दी से फर्स्ट एड दिया और उसे बेहोश करके उसके जिस्म के कांच के टुकड़े निकालने लग गए। उसके जिस्म से काफ़ी खून निकल रहा था। मुझसे ये सब देखा न गया और मैं वार्ड को छोड़कर बाहर वेटिंग चेयर पर बैठ गया।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। करीब 2 घंटे गुजरने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया और पूछा कि डॉक्टर साहब फरहान कैसे हैं अब। डॉक्टर ने कहा वो खतरे से बाहर है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। मैं जल्दी से फरहान के बेड पर पहुंचा। उसके जिस्म और सिर पर काफी सारे बैंडेज लगे हुए थे। मैंने उससे पूछा अब कैसी तबीयत है फरहान। उसने कहा कि रेहान मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने पूछा आखिर हुआ क्या था रात को। उसने कहा कि मैं तो बस सो रहा था कि अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैर जोर से पकड़ लिए। मैं उठकर देखने लगा कि अचानक उस गायबाना चीज़ ने मुझे जोर से खींचा और मुझे सीढ़ियों से घसीटकर किचन में ले गया। मुझे कोई नहीं दिखा, बस अपने आप को हवा में लटका हुआ पाया। और जैसे ही तुम किचन में आ गए तो उस अनजान ताकत ने मुझे जोर से उस अलमारी की तरफ फेंक दिया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया। रेहान साहब मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग सीरियस। हमें डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी बाबा या वलीउल्लाह की ज़रूरत है। अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इस राज से पर्दा उठा सकता है। वो ना ही सिर्फ वलीउल्लाह है बल्कि उसने पैरानॉर्मल स्टोरीज में बहुत महारत हासिल की है। आई थिंक ही इज़ आवर मैन। मैंने कहा हाँ मेरे दोस्त, ज़रूर, कौन है वो? फरहान ने कहा उसका नाम ख्वाजा नुमान चिश्ती है, लेकिन उसके लिए हमें पाकिस्तान जाना होगा। पाकिस्तान? वो तो यहाँ से बड़ी दूरी पर वाक़ा है, मैंने दबे अल्फाज में कहा। उसने कहा हाँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ही एक इकलौता शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। मैंने बहुत सोचो विचार के बाद जवाब दिया ठीक है, मैं आज ही पाकिस्तान के लिए 2 टिकटें बुक कर लेता हूँ। देखते हैं पर्दे गैब से क्या जाहिर होता है। हम दोनों अगले ही दिन पाकिस्तान पहुँच गए। मुझे बचपन से पाकिस्तान जाने का बहुत शौक था, लेकिन तकदीर मुझे ऐसी हालत में पाकिस्तान की सैर कराएगी इस बात का कभी गुमान भी नहीं किया था मैंने। पाकिस्तान का मंजर देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हर तरफ पुरसुकून माहौल और अजानों की आवाज़ें फिजा में गूंज रही थी। खैर पाकिस्तान के शहर कराची पहुंचते ही हम ख्वाजा नुमान साहब का एड्रेस ढूंढने लगे और उनकी काफ़ी शोहरत की वजह से उन्हें ढूंढने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। दिन के ठीक 3:30 बज चुके थे। हम ख्वाजा साहब के घर पहुंचे। उनका मकान अच्छा खासा पुख्ता बना हुआ था। हमने बेल बजाई। अंदर से एक जवान शख्स निकला। हमने सलाम किया और कहा कि हम दुबई से ख्वाजा साहब से मिलने के लिए आए हैं। उसने बड़े अदब के साथ हमें अपने साथ चलने को कहा और एक मठ जैसी पुरानी कोठी में ले गया। हमने बड़ी हैरान होकर पूछा क्या ख्वाजा साहब इस पुरानी कुट्टी में रहते हैं? उसने कहा जनाब ख्वाजा साहब इस कुट्टी में इबादत किया करते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त इसी कुट्टी में गुजार कर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो ख्वाजा साहब सफ़ेद पोशाक पहने जाय नमाज पर बैठे आंखें बंद करके इबादत में मसरूफ़ थे। उनकी दाढ़ी हल्की फुल्की सफ़ेद और चेहरा बहुत नूरानी था। उस शख्स ने कहा ख्वाजा साहब ये मेहमान दुबई से आपसे मिलने के लिए आए हैं। ऐसा सुनते ही ख्वाजा साहब ने अपनी आंखें खोल ली और हमें अपने पास बुलाया और उस जवान से इशारा किया कि मेहमानों को शरबत पिलाए। हमने शरबत हाथ में उठा ली और ख्वाजा साहब बोले कि अल्लाह मेहरबान है। मैं समझ सकता हूँ और जानता हूँ कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे जो आपको इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए आना पड़ा। अपना हाल बयान कीजिए मुसाफिर। ऐसा सुनते ही हम दोनों ने अव्वल ता आखिर ख्वाजा साहब को सारा किस्सा सुनाया। मैंने कहा ख्वाजा साहब मुझे लगता है कि ये अनजान चीज़ कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है जो शायद वापस आ चुकी है। ख्वाजा साहब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली और बारीकी से कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद ख्वाजा साहब ने अचानक अपनी आंखें खोलकर बहुत बड़ी कर ली और बड़ी हैरत के साथ मेरी तरफ देखने लगे। उनका ये अंदाज देखकर हम दोनों घबरा गए। मैंने बड़ी बारीकी से कहा
ख्वाजा साहब सब खैरियत है ना? उसने थोड़ा पानी पी लिया और कहा, जिस चीज़ का मुझे डर है अल्लाह ना करे वो सच हो। मैंने हैरत होकर कहा, क्या मतलब? उसने कहा, ये मैं आपको आपके घर आने के बाद बताऊंगा। मुझे एक बार आपके घर आना पड़ेगा। रात को हम ख्वाजा साहब के पास ही रुक गए और अगले ही दिन हम ख्वाजा साहब को लेकर दुबई के लिए निकल गए। शाम हो रही थी, हम तीनों मेरे घर आ गए। अंदर आते ही ख्वाजा साहब ने मगरिब की नमाज अदा कर ली और हम दोनों ने भी उसके पीछे नमाज पढ़ ली। नमाज और दुआ के बाद कुछ वजीफा पढ़ते हुए घर के एक एक कमरे में ख्वाजा साहब झांकने लगे। हम दोनों डर के साथ ख्वाजा साहब के पीछे पीछे चलते रहे। घर के सारे कमरे झांकने के बाद अब बस मेरा बेडरूम रह गया था। ख्वाजा साहब ने कहा, इस कमरे को खोल दीजिए। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर कहा कि ख्वाजा साहब, ये मेरा बेडरूम है। ख्वाजा साहब रूम के चारों तरफ देखने लगे और रूम में झांकते हुए अचानक उसने अपनी नजर एक जगह पर रोक ली और अपनी आंखें बड़ी करके हैरत से देखने लगे। हम दोनों ख्वाजा साहब की बड़ी आंखों को देखकर दहशत महसूस करने लगे। उन्होंने हाथ में तस्बीह उठा ली और कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ने लगे और रूम में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने तस्बीह टेबल पर रखकर मुझसे मुखातिब होकर कहा, क्या लगता है आपको रेहान साहब, ये आपकी बीवी है ना? मैंने कहा, जी ख्वाजा साहब। उसने कहा, मरे हुए कभी वापस नहीं आते रेहान साहब। ये आपकी बीवी नहीं बल्कि कोई और है। ये एक जिन है और उम्मे अमीरा नाम है इसका। ये बात सुनकर मैं और मेरा दोस्त खौफ खा गए। मैंने कहा, ख्वाजा साहब आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये जिन मेरे घर में कैसे? ख्वाजा साहब ने एक हल्की सी आह लेकर कहा, ये एक खूंखार जिन है और इस जिन को तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। मैंने घबरा कर कहा, मैं आपकी बात पर यकीन कैसे करूं ख्वाजा साहब? ये उम्मे अमीरा नाम का जिन आखिर मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? ख्वाजा साहब बोले, जब आप अपनी बीवी के साथ फिजिकल हुए थे ओमान के उस होटल के बाहर, कुछ याद आया? ख्वाजा साहब की ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। अब उनकी बात पर यकीन करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैंने दबी हुई घबराहट के साथ कहा, जी ख्वाजा साहब। फिर ख्वाजा साहब बोले कि जिस जगह तुम अपनी बीवी के साथ बैठे थे वहाँ पास में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसमें एक गार है। उस जगह को मजलिसुल जिन कहते हैं। वहाँ बहुत सारे भयानक जिन रहते हैं और उस रात तुम्हारी बीवी के साथ उस हालत में तुम्हें इस जिन ने देखा था। उस हालत में तुम्हें देखकर इस जिन को तुमसे मोहब्बत हो गई और उसने धीरे धीरे तुम्हारी बीवी को रास्ते से हटा लिया। उस रात जब तुम्हारी बीवी घर से भाग गई थी, उसने बिस्तर पर जिसे तुम्हारे साथ देखा था वो यही है। ये तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारा ख्याल रखना चाहती है। तुम्हारे लिए खाना वगैरह इस घर में यही तैयार कर लेती है। ख्वाजा साहब की एक एक बात मेरे ऊपर तलवार बनकर बरस रही थी। मैंने दहशत ज़दा आवाज में कहा, ख्वाजा साहब मुझे खुदारा बताइए कि मैं इसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। वो बोले, तुम इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते रेहान साहब। इसे पीछा छुड़ाने का बस एक रास्ता है, वो मौत है। लेकिन अफसोस ये तुम्हें मरने नहीं देगी। मैंने ख्वाजा साहब से पूछा कि ये उम्मे अमीरा नाम का जिन आखिर मुझे क्यों नहीं दिखता? ख्वाजा साहब बोले कि खुशकिस्मत हो रेहान साहब, इसकी शक्ल इतनी भयानक है कि तुम देख नहीं पाओगे। ये एक ऐसा भयानक और ताकतवर जिन है कि जो भी तुम दोनों के बीच में आएगा ये उसका जीना हराम कर देगी। मुझे माफ़ कर देना रेहान साहब, ये मेरे बस की नहीं। तुम्हारी तकदीर में शायद यही लिखा है। मैं बस तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ। ये सब बोलते ही ख्वाजा साहब उठकर बाहर जाने लगे। मैंने रोकर ख्वाजा साहब के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि अल्लाह के लिए मुझे बचा लीजिए ख्वाजा साहब। लेकिन वो दिन से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी इसी दहशत और डर में गुजर रही है। मेरा हर अजीज़ मेरे लिए दुआ करता रहता है कि मुझे इस दहशत ज़दा ज़िंदगी से निजात मिले, लेकिन शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था।
اس دہشت زدہ زندگی میں اگر کوئی چیز جینے کا سہارا دے رہا ہے تو وہ ہے بس فریحہ کے ساتھ گزارے ہوئے وہ خوبصورت لمحات۔ میری کہانی سن کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ زندگی کی ایک چھوٹی سی بھول ہمارے جینے کا مقصد کیسے ختم کر سکتا ہے۔ بس اللہ سے آخری امید لگائے بیٹھا ہوں کہ وہ مجھ پر ترس کھا کر اس بھیانک زندگی سے مجھے نجات دے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے، اور چینل وہ کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ کہانیاں اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔